अशोक जी, अगर सरकार का पक्ष सरकार की तरफ से देखें तो उसका कहना है कि पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई हो रही है। 3000 छापे इसलिए मारे गए कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था, और जो लोग विरोध कर रहे हैं दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए हैं, या उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा इसलिए विरोध कर रहे हैं। यहाँ चैट बॉक्स में भी कुछ ऐसे विद्वान दर्शक हैं जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सचमुच में कोशिश ये हो रही कि पूरे सिस्टम को पाक साफ बनाया जाए, या फिर विपक्षियों को निपटाया जाए, विरोधियों को निपटाया जाए? मुकेश जी, मैं इस बात को भी मानता हूं कि जैसे शीतल जी ने कहा कि 2014 के बाद तो एक तानाशाही रूप में सरकारें चल रही हैं और लगातार एजेंसी का उपयोग कर रहा है विरोधियों को नष्ट करने में। लेकिन मैं तो इस बात से भी खुश होता कि एक बार ये सत्ता में आए तो सारे विरोधियों का भ्रष्टाचार पकड़े, प्रॉपर्टी राजसात करें, वो जेल में हो। उसके बाद विरोधी जब सत्ता में आए तो इनमें से भ्रष्टाचार निकले। कुल मिला के देश में से भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते, ये विरोधियों को निपटाना चाहते हैं। 2014 से लेके देखिए, वाड्रा की 8-8, 10-10 घंटे लगातार पूछताछ होती रही। प्रियंका, उनकी पत्नी, उनको लेने जाती थी, बड़ा इवेंट होता था, और बीजेपी कार्यालय से ईडी क्या पूछ रही और क्या जवाब मिल रहे हैं इसकी पूरी रनिंग कमेंट्री दी जाती थी। वाड्रा जी कहां हैं? अभी भी जिम में कसरत कर रहे हैं। कर्नाटक के यहां रेड देखिए क्या हुआ, कर्नाटक के रेड्स का। उसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के यहां रेड हुई, क्या हुआ? अशोक गहलोत के भाई के यहां रेड हुई, क्या हुआ? यूपी के चुनाव में अखिलेश के ऑफिस बीयर्स पे रेड हुई, क्या हुआ? ममता जी के यहां रेड हो गई, क्या हुआ? हिमाचल में रेड हो गई, क्या हुआ? ये रेड क्या होती है? इसके पहले केजरीवाल के ऑफिस में रेड हो गई, घर पे रेड हो गई, क्या हुआ? लोग कौन जेल में है? जिनको जेल में डाला उनकी परिणति क्या हुई? अनिल देशमुख को बदनाम किया गया, 100 करोड़ की वसूली और ये और वो। जब उसको जमानत देती है कोर्ट 1 साल बाद करीब करीब, तो कोर्ट कहती है तो इस पे तो मुकदमा ही नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट के सामने सिर्फ जमानत की एप्लीकेशन थी तो कोर्ट ने जमानत दी। जब ये मुकदमा आएगा तो एक झटके में उड़ जाएगा। शाहरुख के बेटे को 28 दिन तक, उस जवान बेटे को, उसका कोई दोष नहीं था इससे कि वो शाहरुख का बेटा है, और शाहरुख खान का दोष यह था कि वो सत्ता पक्ष के सामने मुजरा नहीं करते। क्या हुआ? कहां है वो ड्रग? कहां है वो बैंक स्टेटमेंट जो 5 करोड़ रुपए वो रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में दिखाया करते थे टेलीविजन चैनल? क्यों ईडी कहता है कि कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं मिला? तो फिर किस लिए जेल में, किस लिए वो उत्पीड़ित हुई? संजय राउत, उसके जमानत के टाइम पे भी कोर्ट ने यही टिप्पणी की। दूसरी ओर कानपुर में 228 करोड़ रुपए का कैश मिला एक जैन करके आदमी के पास। तब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषण में कहते थे कि समाजवादी का पैसा है। बाद में पता पड़ा ये तो किसी का पैसा नहीं, गुटके वाले का पैसा है। क्या हो गया उसका? कितने लोग जेल में उसको लेके? वो पैसा किसका था, कुछ ट्रेल कर पाई? 3000 करोड़ का कंसाइनमेंट पकड़ा, उसका एंड क्या हुआ? उसकी परिणति क्या हुई? अडानी सेठ के पोर्ट पे पकड़ा जाता है माल, उसके बाद एंड में क्या होता है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विरोधी करते हैं और ये पाक साफ है? क्या मधेपुरा बैंक में जो करोड़ों रुपए गायब हो गए, हजारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ, और पारिक साहब को जो क्लीन चिट दी गई अमित शाह जी द्वारा जब वो बैंक के डायरेक्टर थे, वो पैसा है कहां? एक्टिविटी मल्टीपली गया कहां? कौन दोषी है उसके लिए? क्या ये सरकार पकड़ पाई? ये परसेप्शन बनाती है, ये विरोधियों को बदनाम करती है, और जब कोर्ट में केस जाता है तो उस केस की धज्जियां उड़ जाती है। तो उसके लिए माफी नहीं मांगते वो तमाम गोदी चैनल, वो तमाम नेता। क्या रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेंगे? क्या अनिल देशमुख से माफी मांगेंगे? क्या उस सरकार को जो वसूली सरकार कह रहे थे उससे माफी मांगेंगे?
सरकार में तो हर वसूली होती है। कौन सी ऐसी सरकार है जो कहती है वसूली नहीं होती? सवाल यह है कि आप भ्रष्टाचार उन्मूलन के नाम पे विरोधियों का उन्मूलन कर रहे हैं, और चुन चुन के जो विरोधी कल तक हमारे जो अजित पवार थे, वो अजित पवार में जेल में डालने की कसम खाई थी औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच के सामने देवेंद्र फडणवीस जी ने। एक बैलगाड़ी भरकर डॉक्यूमेंट ले गए थे, 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला। उसके बाद में इनको शर्म भी नहीं आती, 80 घंटे के लिए उनके साथ सरकार बनाते और उसके उप मुख्यमंत्री रहते। नारायण राणे कितने भ्रष्ट है, इसके लिए एक पूरा विधानसभा का दिन बर्बाद किया। मैं उसको बर्बाद इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट के बाद डॉक्यूमेंट दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस, और आज वो केंद्र में मंत्री हैं। क्या आसाम के मुख्यमंत्री स्कैम में फंसे हुए नहीं थे? क्या आसाम की विधानसभा एक पूरे वीक के लिए बंद नहीं करवाई थी बीजेपी ने? इसी आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार, क्या बीजेपी में आते से भ्रष्ट मंत्री सीधे हो जाते हैं? कल मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या बीजेपी के उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए? ऐसे कई सवाल जनता उठा रही है, और मैं ये मानता हूं, मैं शीतल जी हमसे वरिष्ठ है, लेकिन एक बात को मैं मानता हूं, मुझे आज भी इस देश की जनता पे विश्वास है। आज के डेट में चुनाव जब होते हैं किसी राज्य में, तो मतदाता पहले पूछते हैं कि ईडी कब आएगी। अब विरोधियों पे यदि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड होती है तो जनता ये समझती है कि विरोधी बहुत ताकतवर है। जब बैलेट बॉक्स से या जब मतदान से आप उसको नहीं निपटा पाते तो आप दूसरे रास्ते ढूंढते हैं जी, और ये दूसरे रास्ते वो तमाम एजेंसी है जो आपके कब्जे में है। जी बिल्कुल। एजेंसी कहती है कि भाई अब हमारे मनमाफिक हिसाब से जवाब नहीं मिला। अरे बाप रे बाप जी, आप कल कहोगे कि अशोक वानखेड़े भ्रष्ट है, देश में 10 5 स्टार होटल उनके चल रहे हैं, और अशोक वानखेड़े हाँ कहें उसको, कहां से कहेंगे हाँ? या 2-4 होटल मेरे नाम पे कह दो तो कह भी दूंगा, 15-20 साल जेल में रहूंगा, लेकिन 5 स्टार होटल का मालिक तो कहलाऊंगा। बिल्कुल। ये कहां की रीत है ये?